क्या हाल है? कैसे हो? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो आज क्या पढ़ने हम लोगों को? हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ऐतिहासिक विकास। नहीं, यानी ये लेक्चर भारत में संविधान का जो जन्म हुआ है, विकास हुआ है, वो कैसे और कौन कौन सा एक्ट या कहें अधिनियम पास हुआ, और उस एक्ट या अधिनियम में भारत के लिए या भारत की भलाई के लिए क्या देखने को मिला है, क्या देखने को मिला है। हाँ राजा, अभी तो टाइम आपके पास। अब देखो, पता है आज क्लास नहीं है और कल, तो अब बच्चे करेंगे क्या? कहीं और क्लास करेंगे। जबकि मेरा मानना होता है जब मेरी क्लास ना हो और अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपके पास सबसे अच्छा समय बचता है रिवीजन करने का। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, वो अब कहीं और क्लास करेंगे तो कहेंगे सर हमारे पास टाइम नहीं बचता है। नहीं, 10-5 में नहीं होता हुआ, तो एक्चुअली ना मतलब इमरजेंसी कुछ आ गया था, इस कारण से क्लास नहीं हो पाया। सॉरी। तो कौन कौन सा एक्ट या अधिनियम पास हुआ, उस अधिनियम में भारत के लिए क्या देखने को मिला, उसकी चर्चा करेंगे। तब जाकर आगे चलकर हमारा संविधान का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ। तो ये देखिए, समझिए। जैसा कि भारतीय संविधान की जो ओरिजिन है, ग्रोथ है, उत्पत्ति है, वृद्धि है, उसकी जो जड़ें ब्रिटिश काल में भारतीय इतिहास में देखने को मिलता है। यानी अंग्रेज आते हैं, अंग्रेजों के पहले भारत में क्या था? राजतंत्र, राजा का शासन था। और जब राजा का शासन है तो हम संविधान की बात कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भारत में आई एम द स्टेट किसने कहा था? मैं ही राज्य हूं, यानी जो राजा कानून बनाए वही संविधान बन जाए। तो किसने कहा था आई एम द स्टेट? लुई 14, लुई 14, लुई 14वां। तो वैसा ही स्थिति भारत में भी था। अकबर बाबर जो चाहेंगे वही होगा, आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जो हम भारतीय संविधान के विकास का इतिहास कहां देखेंगे, तो ब्रिटिश काल में देखने को मिलेगा। क्योंकि टाइम टू टाइम हमने आंदोलन किया, टाइम टू टाइम अंग्रेजों को लगा कि हमें शासन को चलाने के लिए थोड़ी सी चेंजेस करने की आवश्यकता है। ठीक है। 17वीं शताब्दी में अंग्रेज व्यापारियों के रूप में भारत आए, यानी 17वीं शताब्दी हो गया। और 1773 से भारत के शासन के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा अलग अलग कानून अधिनियम पारित किए गए। तो इसे हम दो भागों में पढ़ सकते हैं, दो भागों में बांटकर। कैसे? एक, यानी वैसा एक्ट जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाई, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यानी समझ लो कि भारत शासन अधिनियम, दैट मीन इंडियन इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858। इस एक्ट के पहले जितने भी कानून बने वो सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाए, और इसके बाद जितने कानून बने सब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए। तो दो भागों में हम डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वही लिखा है कि 1773 से भारत के शासन के लिए ब्रिटिश सरकार ने अलग अलग एक्ट पारित किए। उनमें से किसी ने भी भारतीय आकांक्षाओं को संतुष्ट नहीं किया, क्योंकि वे विदेशी शासकों द्वारा लाए गए थे। तो मैंने कहा कि द पीरियड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। भारत में संवैधानिक विकास की अवधि को दो चरणों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा बच्चे? कि ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के दौरान जो संवैधानिक विकास हुआ, दैट में 1773 से 1857 के बीच। और सेकेंड फेज की बात करें, ब्रिटिश क्राउन के तहत संवैधानिक विकास जो 1857 यानी 1858 के एक्ट से लेकर 1947 का जो एक्ट है वो।
यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत समझने में? बताओ। चलिए आगे देखिए। मामलों को, अब आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। क्वेश्चन यही था कि आपको बातें समझ में आ गई, यही क्वेश्चन था। नहीं, आज हम यहां कंपनी के मामलों को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहला प्रयास किया, और क्या क्या लाया ये समझना। पहला चेंजेस, कि बंगाल के गवर्नर को भारत में सभी ब्रिटिश क्षेत्रों के लिए गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी रॉबर्ट क्लाइव पहले थे। ये अरे यार, ये मतलब बिल्कुल बच्चों वाली सवाल है। अब जरा मुझे बता दो, संविधान के निर्माण में कभी गांधी जी का कोई योगदान रहा है क्या? जब नहीं है तो फिर क्या, क्यों शामिल करना, सो बता दो मुझे। अब कमेंट्स मुझे ऑफ करनी पड़ेगी। भाई जो पढ़ाने नहीं दोगे आज। लाइव जो था वो बंगाल का गवर्नर था। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, इससे वॉरेन हेस्टिंग्स, अब गवर्नर था ये, अब ये गवर्नर जनरल हो गया। और पहले मद्रास का अलग था, बंबई का अलग था, और कलकत्ता का अलग था। अब क्या हो गया कि कलकत्ता को प्रमुख बना दिया गया, और बॉम्बे और मद्रास दोनों को इसके अंदर ले आया गया। यहां भी जो होंगे सो होंगे, लेकिन ये दोनों अब किसके अंदर रहेंगे? कलकत्ता के अंतर्गत रहेंगे। तब कहते हैं कि पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन पहला गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स, अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेट मतलब नियमित करना, विनियमित करना, कि हम शासन को या व्यापार को कैसे हम अच्छे तरीके से चला सके भारत में। यानी बंगाल के लिए अब 4 सदस्यों का गवर्नर जनरल और परिषद नियुक्त किया गया। मतलब क्या है कि गवर्नर जनरल तो होंगे, अब इनको मदद करने हेतु 3 लोग और होंगे। तो 4 सदस्यों का गवर्नर जनरल परिषद, तो एक गवर्नर जनरल तो है ही, 3 और सदस्य होंगे। बॉम्बे, मद्रास जो प्रेसिडेंसी है वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रखा गया, कर दिया गया। 1774 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। एक्ट अगर पूछेगा तो एक्ट कहना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, लेकिन कब स्थापना किया गया? तो 1774 में। इसके पहले जो कोर्ट होता था बच्चे, वो मेयर कोर्ट होता था।
यानी सुप्रीम कोर्ट मेयर कोर्ट का स्थान लिया है, मेयर कोर्ट का स्थान लिया है। तो इस सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 4 रखी गई, मुख्य न्यायाधीश सहित। जैसे अभी देखते हो कि अभी 33+1 है, एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश। वैसे ही इस समय 3+1 था, 3 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश जॉन हाइड, रॉबर्ट चेम्बर्स, स्टीफन सीजरले मैस्टर, ये 3 अन्य हैं। यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम दिखाओ तो हम जरा सा सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले कंपनी का एक ही डिपार्टमेंट कह दें कि भारत में कमर्शियल एक्टिविटी यानी जो व्यापारिक गतिविधियां हुआ करता था और पॉलिटिकल एक्टिविटी, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक गतिविधियां, कि भारत में 1757 के बाद, 1764 के बाद अब तो अंग्रेजों का शासन हो गया, तो पॉलिटिकल एक्टिविटी दोनों एक ही डिपार्टमेंट क्या करती थी। इससे करप्शन होने के चार्जेस होते थे, इससे काम सही ढंग से नहीं हो पाता था, काम का बोझ रहता था, कई सारे कारण हैं। तब जाकर इस एक्ट में कंपनी का जो वाणिज्यिक है यानी व्यापार वाणिज्य, प्रॉफिट, रुपया पैसा अलग, और केवल जो राजनीतिक कार्य में भाग लेगा उसे अलग कर दिया गया। सवाल क्या पूछे जाएंगे कि किस एक्ट के तहत कंपनी का कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस अलग किया गया। 1784 के एक्ट के तहत, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। तो सर अलग करके क्या किया गया, कमर्शियल एक्टिविटी को देखने के लिए जो डिपार्टमेंट बनाया गया उसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, और पॉलिटिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, देखने के लिए जिस डिपार्टमेंट को बनाया गया उसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं। तो अब देखो कैसे याद रखेंगे, कंट्रोल किधर करना पड़ेगा, पॉलिटिकल एक्टिविटी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, और हम डायरेक्शन कहां देंगे कि भाई डायरेक्शन वहां देंगे कि हमें प्रॉफिट कहां से आएगा। दैट मीन्स कमर्शियल एक्टिविटी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्लियर है ना भाई। और इस एक्ट के तहत अब भारत में जो कंपनी का क्षेत्र था उसे ब्रिटिश भारत कहा जाने लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहां 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मद्रास और बंबई को कलकत्ता के अंदर किया गया, इस एक्ट में कलकत्ता को पूरा पावरफुल बना दिया गया। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी पर गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो 4 सदस्य था, कलकत्ता में मुख्यालय का नियंत्रण बढ़ा और प्रभावी बन गया, और प्रभावी बन गया। 1786 का जो अधिनियम है, गवर्नर जनरल को, जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में हम राष्ट्रपति को देखें, भारतीय बलों का कमांडर इन चीफ घोषित किया जाता है आज राष्ट्रपति। उस समय भारतीय बलों का, भारतीय सैनिकों का कमांडर इन चीफ किसे नियुक्त किया गया, गवर्नर जनरल को नियुक्त किया गया। और इंडियन रेवेन्यू नियंत्रण बोर्ड, नियंत्रण बोर्ड कौन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों के वेतन और खर्च का भुगतान भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। मतलब अब यहां से तय हो गया कि जो अंग्रेज अधिकारियों को सैलरी मिलेगी वो सैलरी किससे मिलेगी, जो भारतीयों से जो टैक्स वसूली जाएगी
है ना। तो टैक्स वसूली के रूप में, क्लियर है भाई। अठारह सौ तेरह का एक्ट, ये क्या भाई देखना, आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। मतलब क्या है कि अब भारत से अन्य ब्रिटिश कंपनी, अन्य ब्रिटिश कंपनी व्यापार कर सकते थे। केवल पहले व्यापार कौन करता था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अंग्रेज में, यानी कि इंग्लैंड में कई सारी कंपनियां थी। तो बोला अच्छा केवल मलाई तू ही खाओगे क्या? तब वहां का संसद कानून बनाता है और बोलता है भैया अब जो तुम्हारा व्यापारिक एकाधिकार है ना वो खत्म करो। अब इंग्लैंड से कोई भी कंपनी आकर भारत से व्यापार कर सकती है, मतलब मोनोपोली खत्म हो गया आपका। तो बोला साला सर ये बताइए कि हम बहुत दिन से शासन कर रहे हैं भारत में, 1757 से, हमारा भी कुछ वजूद है कि नहीं है? बोला बिल्कुल। और व्यापार कब से कर रहे हैं? तो 1600 ईस्वी में हम आए थे व्यापार करने। अब 200 साल हम व्यापार किए, हमारा भी वजूद है कि नहीं? बोला बिल्कुल वजूद है। तो बोला क्या किया जाए? बोला आपका वजूद है कि चीन के साथ अफीम का व्यापार और चाय के व्यापार को केवल और केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, ठीक है। और आपका 20 साल तक भारत के साथ व्यापार करने की समय सीमा बढ़ा दी जाती है। क्लियर है? फाइनली खत्म होगा कब इसका, आगे देखते हैं। तो यहीं पे इसी एक्ट के तहत क्रिश्चियन मिशनरी भारत आता है और इसका काम क्या है? अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। और ये भी भूमिका बहुत बड़ी भूमिका रही है 1857 के रिवोल्ट में। क्योंकि ये लोग क्या करते थे ना, अपने धर्म को अच्छा बताते थे और भारतीयों के धर्म को बिल्कुल निकृष्ट बताते थे, बिल्कुल खराब बताते थे। जब हम लोगों ने डिमांड किया तब अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की प्रति वर्ष। बोला कि पूरे भारत में 1 लाख रुपये प्रदान की जाएगी एजुकेशन की पॉलिसी के लिए। ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 33 में क्या हुआ कि चीन के साथ चाय और अफीम में भी कंपनी के व्यापारिक अधिकार खत्म हो गए। क्या वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जैसा ही कोई भी कंपनी आएगा भारत में तो वो चाइना के साथ व्यापार कर सकता है, बिल्कुल स्वतंत्र। और बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल होगा, यानी विलियम बेंटिक। ठीक है भाई, विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल होगा। लेकिन मद्रास और बंबई की सरकार विधायी शक्तियों से वंचित हो गई, अब उनके पास पावर ही खत्म हो गया। एक जो मेजर चेंजेस देखने को मिला कि एक चौथा सदस्य विधि सदस्य के रूप में, क्योंकि कितने सदस्य थे? 3 सदस्य तो हुआ करते थे, एक खुद गवर्नर जनरल हैं। तो बोला यार 3 से दिक्कत होगा वोटिंग वोटिंग करने में, तो एक और चौथा मेंबर जोड़ दीजिए। कौन? लॉ मेंबर, विधि सदस्य।
तो और क्या क्या चीजें सुधारा अंग्रेजों ने? दास प्रथा को समाप्त कर दिया भारत से। दास प्रथा क्या है? अब देखोगे तो अभी भी भाई बंगाल में रिक्शा हाथों से खींचे जाते हैं, रिक्शा हाथों से खींचे जाते हैं। अभी उस समय होता क्या था दास प्रथा में कि जब अंग्रेज उतरते थे बग्घी से तो भारतीय हाथ रखते थे कि मालिक आपका पैर जमीन पर ना पड़े, मतलब बहुत परेशान किए, बहुत। और पहली बार सरकारी सेवाओं को भारत की जनता के लिए खोल दिया, कंपटीशन एग्जाम के लिए दिया गया। बिल्कुल चार्टर एक्ट या अंतिम चार्टर अधिनियम था। तो कितने चार्टर हुए थे? 1853 एक, 33 दो, लिखते जाना, 13 3, 4, है ना? और कंपनी के कर्मचारियों की भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना था। यानी कंपनी में जो कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी वो अब कंपटीशन एग्जाम होगा। तभी कंपटीशन एग्जाम की शुरुआत सबसे पहले कौन करता है? चाइना। यार बहुत आगे है चाइना, सोचो उस समय। अब तो खैर कहना नहीं, अब तो कोरोना है। भारत सरकार अधिनियम 1858, यहां से ब्रिटिश इंडिया कंपनी की कहानी खत्म हो गई। यहां से शासन किसका हो गया? ठीक है भाई, क्लियर है? तो अब यहां से एक जो समझना कि गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया, जो भारत में क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। मतलब ऐसे समझ लो कि जो कैनिंग है, लास्ट गवर्नर जनरल कह सकते हैं क्या? और कैनिंग को हम फर्स्ट वायसराय कह सकते हैं, फर्स्ट वायसराय कह सकते हैं। मतलब कि जो कहा कि गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा गया, जो भारत में क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। मतलब पोस्ट वही है, काम वही करना है, केवल नाम बदल दिया गया। कि जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत गवर्नर जनरल थे, अब राजा जो है लंदन में बैठा हुआ, उसका रिप्रेजेंटेटिव को क्या कहा जाएगा? वायसराय कहा जाएगा। ठीक है? दोहरी सरकार की व्यवस्था समाप्त हो गई, ड्यूल गवर्नमेंट समाप्त हो गई। तो ड्यूल गवर्नमेंट कौन? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कब शुरू हुआ था ये? पिट्स इंडिया एक्ट, याद रखो। है ना? याद आया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसके लिए? व्यापारिक गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके लिए? राजनीतिक के लिए। ठीक है भाई? अरे यार थंब तो दिखा दो, तभी तो मुझे पता चलेगा कि बिल्कुल समझ में आ रही बात है। ब्रिटिश क्राउन का अधिकार भारत में राज्य सचिव का प्रयोग किया जाता था। मतलब वायसराय तो है ही, ब्रिटिश क्राउन जो है वो अपना शासन व्यवस्था भारत में राज्य सचिव के द्वारा किया जा रहा है, देख रहा है। उन्हें भारतीय परिषद में सहायता मिली और भारतीय, जिसमें 15 सदस्य शामिल किए गए थे। अब यहां से पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू हुई। पोर्टफोलियो प्रणाली यानी मंत्रिमंडल प्रणाली की शुरुआत हो जाती है 1861 से। यानी कानून के निर्माण के लिए वायसराय की कार्यकारी परिषद 6 से और 12 सदस्यों तक बढ़ गई। यही होगा, 12 सदस्यों तक बढ़ गई। यानी क्या हो गया कि भारतीय विधानमंडल की नींव रखी गई। दैट मीन्स
जो आज हम लेजिस्लेटिव देखते हैं, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, इसकी नींव पड़ गई 1861 में। मतलब देखते चलना कि जो चेंजेज हुआ है ना अलग अलग एक्ट में भारत के लिए, वो आपके सामने अलग अलग एक्ट के तहत। 1833 में वंचित प्रेसिडेंसी सरकार की विधायी शक्तियां बहाल कर दी गई। मतलब प्रेसिडेंसी सरकार यानी मद्रास, बॉम्बे में क्षेत्रीय स्तर पे फिर से विधायी शक्तियां बहाल कर दी गई। और ये सबसे बड़ी चेंजेस कि भारत में अब वायसराय को अध्यादेश निकालने की शक्ति दी गई, वीटो पावर दिया गया पहली बार। अध्यादेश भी क्लियर है, तो राष्ट्रपति जारी करते हैं जब संसद सत्र में ना हो। और वीटो पावर क्या है कि जब राष्ट्रपति को लगेगा कि ये देश के हित में नहीं है या है, तब वीटो पावर यूज करता है इसमें वायसराय। ठीक है, ये एक्ट जरूर याद रखना कि किस एक्ट के जरिए गवर्नर जनरल या वायसराय को अध्यादेश निकालने की शक्ति दी गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। 1892 में पहली बार इलेक्शन का प्रावधान किया गया। क्यों? अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान रखा गया। चुनाव तो लाया गया, अप्रत्यक्ष यानी हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हमारे द्वारा जो चुने जाते हैं प्रतिनिधि वो पार्टिसिपेट करेंगे। और यहां पर विधान परिषद के आकार को बढ़ाया गया। मतलब क्या है, संख्या बढ़ा दिया गया। जब संख्या बढ़ गया तो आकार बढ़ गया, है ना भाई। विधान परिषद के कार्यों को बढ़ाया गया। क्या क्या बढ़ाया गया, क्या क्या लाया गया देखना। बजट पर चर्चा करने और कार्यकारी को प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति प्रदान की गई। इंपॉर्टेंट कि अब जो भारतीय हैं वो बजट पर चर्चा कर सकते हैं, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। पूरक मतलब समझ रहे हो कि हमने पूछा भाई शिक्षा के लिए कितना पैसा पास हुआ है बजट में, तो उन्होंने बताया 1,00,000 रुपया। तो हम ये नहीं पूछ सकते हैं कि 1,00,000 क्यों मालिक, बस केवल सवाल पूछ सकते हो बस। वही ये चर्चा करने पर अधिकार दी गई। मेरा मानना है कुछ तो मिला अधिकार। पहले तो हम पूछ भी नहीं सकते थे, अब तो पूछ भी सकते हैं कि कहां पैसा खर्च कर रही है हमारी गवर्नमेंट हमारे प्रति या कहीं और, है ना। अब आते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अब जरा पूछ लें, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग को यहां तक। तो नो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा गया। तो सर दो नाम क्यों? क्योंकि जो मॉर्ले है, देखा नहीं, भारत सचिव की नियुक्ति की जाएगी एक, तो मॉर्ले भारत सचिव था, इंडियन सेक्रेटरी। और आपके मिंटो ये वायसराय है। तो इसीलिए इसे दो लोगों ने मिलकर तैयार किया इस एक्ट को, इसलिए इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। और केंद्रीय विधान परिषद का नाम बदलकर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल किया गया। और पहली बार मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया, यानी सांप्रदायिकता का बीज बो दिया। ठीक है भाई। तो सांप्रदायिकता मतलब क्या हो गया कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जो कैंडिडेट होंगे चुनाव में वो मुस्लिम खड़े होंगे। यहां तक कोई आपत्ति नहीं था बच्चे, लेकिन ये और क्लास जोड़ दिया कि इस जो वोटिंग प्रक्रिया में इस क्षेत्र में रहने वाले केवल मुस्लिम मतदाता ही भाग लेंगे। क्यों मुस्लिम मतदाता बच्चे? सोचो कि यहां पर हिंदू मतदाता उनका आपने वोटिंग राइट छीन लिया। ये गड़बड़ थी इस एक्ट में, इसीलिए इस एक्ट का पुरजोर विरोध किया, समर्थन भी हुआ, विरोध भी हुआ। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को हम क्या हो गया,
तो जादू, बत्ती गुल मीटर चालू। चलो देखो आगे, ठीक है। तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वासनों का जनक जानते हैं। अब सही है। और भारतीयों को पहली बार, सही नहीं है, क्लियर नहीं है। और अगर क्लियर नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे फिर। बोलो। स्टक हो रहा है तो फिर चलो, एक काम करते हैं, तो फिर नेक्स्ट क्लास में से हम कंटिन्यू करते हैं। केवल 3 एक्ट बचा है समझना, 1909, 1919 और 1935। ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड करके इसे रिवीजन जरूर करना। गौतम देखो, बच्चे बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है, मैं मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो एक काम करना, रिवीजन कर लेना पीडीएफ से, मैं इसे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करा दूंगा। ठीक है। रिवीजन जरूर करिएगा, जितने भी मैंने पॉलिटी पढ़ाए हैं, रिवीजन जरूर करिएगा। लव यू गाइस, थैंक यू।